Hello students, hope you guys are doing well, hope you guys are fine, hope you all are taking care of your health and hope you all are having focusing on studies. Okay, so today we are going to start a new chapter which is Two Gentlemen of Verona, written by A.J. Cronin. Before starting the lesson Two Gentlemen of Verona, I would like to give a short description and short introduction of poet who is A.J. Cronin. A.J. Cronin ने ये बुक लिखी, ये स्टोरी लिखी है और ये स्टोरी को पढ़ने से पहले I would like to make you all introduced विथ A.J. क्रॉनिन, जिन्होंने 1886 से अपना राइटिंग करियर स्टार्ट किया था एंड 1974 तक उनका करियर रहा. A.J. क्रॉनिन वॉज अ डॉक्टर बाय ट्रेनिंग एंड ही प्रैक्टिस्ड मेडिसिन इन वेल्स एंड इन लंडन. इट वॉज अ वाइल्ड रिकवरिंग फ्रॉम ब्रेकडाउन इन हेल्थ दैट ही रोट हिज फर्स्ट नोवेल. A.J. क्रॉनिन वॉज प्राइमरली अ डॉक्टर. ही वॉज प्रैक्टिसिंग अ मेडिसिन, जो ट्रेनिंग वो ले रहे थे मेडिसिन की, और मेडिकेशन में उनका पहले वो उनका जो बिलोंगिंग थी वो मेडिकेशन से थी, मगर बाद में उन्हें इन सब चीज़ों पे इंटरेस्ट हुआ नोवेल्स राइटिंग में, एंड ही रोट हिज फर्स्ट नोवेल विच इज़ हेटर्स कासल. तो A.J. क्रॉनिन की लिखी हुई पहली जो नोवेल है वो क्या है, हेटर्स कासल, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंट्रोड्यूस की गई इंग्लिश लिटरेचर में, एंड इट वाज अ ह्यूज सक्सेस. उनके लिए ये एक सक्सेस भी रहा. क्रॉनिन गेव अप प्रैक्टिसिंग मेडिसिन एंड टुक टू राइटिंग एज अ करियर. क्रॉनिन ने मेडिसिन प्रैक्टिस करना बंद कर दिया था और राइटिंग को उन्होंने करियर एज अ करियर अडॉप्ट किया. ही रोट अ नंबर ऑफ नोवेल्स एंड शॉर्ट स्टोरीज. उन्होंने बहुत सारे नोवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज लिखी, एंड आफ्टर दैट सम ऑफ हिज बेस्ट नोन नोवेल्स हैव बीन मेड इनटू सक्सेसफुल फिल्म्स. और कई उनकी ऐसी नोवेल्स भी हैं जिस पर मूवीज़ बनाई गई, फिल्म्स बनाई गई. तो इतनी मेहनत करने के बाद आफ्टर प्रैक्टिसिंग अ मेडिसिन ही वॉज इंटरेस्टेड इन writing, he was interested in poetic career, so he also adopted writing as a second option in his career, और medication उन्होंने start में किया. So the story is all about, ये जो story है वो किसके बारे में है, Two Gentlemen of Verona. Now what is that word Verona? Verona actually belongs, Verona actually means a place. Verona is a city straddling the Adige River in Veneto, northern Italy. It is a city of northern Italy with approximately 265,000 inhabitants. It is the second largest city municipality in region and the third of the northeast Italy. अब वेरोना क्या है? वेरोना एक्चुअली में एक प्लेस है, जो एक सिटी है वेनेटो नॉर्दर्न इटली की, एडाइज रिवर के पास में, जहाँ पे तकरीबन 265,000 इनहैबिटेंट्स लोग वहाँ पर रहते हैं. इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट सिटी म्यूनिसिपैलिटी इन द रीजन एंड द थर्ड ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इटली. सो now what this is, yes, now have a look on city of Verona. I have included a slide of city of Verona so that make you all clear. थोड़ा सा तुम आप लोगों को आसानी होगी चीज़ों को याद रखने में, to remember the place of Verona, क्योंकि this is proof कि हम जो चीज़ें देखते हैं वो हमें ज़्यादा याद होती हैं, तो you will easily learn the name of place. So Verona is a city straddling the Adige River in Veneto, and this is Verona. Okay. Now next, just get to the short introduction with the characters of the story. अब वो characters कौन कौन से हैं स्टोरी में? निकोला एंड जैकोपो, ये दोनों ब्रदर्स हैं, जो मेन जिनको बोला गया है कि जेंटलमैन हैं वो, तो यही दोनों वो जेंटलमैन हैं. सेकेंड वन इज़ लूशिया, नेक्स्ट इज़ नैरेटर, नैरेटर्स ड्राइवर एंड नैरेटर्स कंपेनियन. नाउ हु इज़ नैरेटर? नैरेटर कौन है? नैरेटर इज़ अ थर्ड पर्सन जो स्टोरी बता रहे हैं. उन्होंने ही ये स्टोरी लिख भी दी थी अपने हिसाब से. उन्होंने ही अपनी एक इवेंट शेयर किया है, और उस इवेंट शेयरिंग को इस नैरेटर के साथ में A.J. क्रॉनिन ने लिखा है. ओके, सो नैरेटर जो हैं उनका ड्राइवर भी है साथ में, और नैरेटर के एक कंपेनियन भी है. ओके, नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द स्टोरी इन अ पैराग्राफ.
अब हम देखते हैं कि कौन कौन है। पहले हमने ये देख लिया कौन कौन कैरेक्टर्स हैं इसमें। कैरेक्टर्स हैं निकोला जैकोपो, ये दोनों भाई हैं, 2 ब्रदर्स। लूशिया उनकी एलिंग मतलब बीमार, है ना, तो एलिंग सिस्टर जो कि थोड़ा बीमार है, शी इज सफरिंग फ्रॉम समथिंग। देखो किस चीज़ से सफ़र कर रही है वो आगे स्टोरी में पता चलेगा। एंड नेक्स्ट वन इज नैरेटर, और वो नैरेटर हैं। फिर नैरेटर्स ड्राइवर, नैरेटर के जो ड्राइवर हैं वो हैं। तो नैरेटर कौन है? जो स्टोरी बताएंगे कि उनके साथ ये चीज़ें हुई, ठीक है, वो नैरेटर होता है। जो नरेशन दे यानी जो स्टोरी नैरेट करे वो नैरेटर होता है। तो नैरेटर अभी बताएंगे कि उनके साथ चीज़ें ऐसी ऐसी हुई और फिर वो एक स्टोरी बन गई। और नैरेटर के ड्राइवर भी होंगे और नैरेटर के फ्रेंड भी होंगे, कंपेनियन भी होंगे, ठीक है। नाउ लेट्स नो अबाउट द स्टोरी शॉर्टली। The title of this story is one of the earlier plays of Shakespeare. The story recounts the hard life chosen by 2 young boys so that they could pay for the treatment of their sister afflicted with tuberculosis. The boys loved their sister so sincerely that they were prepared to make any sacrifice for her ungrudgingly. Their sacrifice, their sincerity and devotion to the cause and the maturity they display in their actions gave a new hope for humanity. Okay. ये स्टोरी जो है, ये टाइटल जो लिया गया है, ये एक अर्लियर शेक्सपियर का प्ले है, उससे लिया गया है, 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना, जो बिल्कुल डिफरेंट है जिसकी स्टोरी, लेकिन ये टाइटल इन्होंने एजे क्रॉनिन ने कॉपी किया है शेक्सपियर के उस प्ले से। शेक्सपियर वॉज अ ड्रामेटिस्ट, ही इज़ अ ग्रेट ड्रामेटिस्ट। तो उनके एक प्ले का टाइटल सिर्फ एजे क्रॉनिन ने अपनी स्टोरी में कॉपी किया है। बाकी ये जो स्टोरी है इट रिवॉल्व्स अराउंड 2 जेंटलमैन। कौन कौन है वो? स्टार्टिंग में ही हम लोगों ने नाम पढ़े थे उनके, जैकोपो और निकोला। तो जैकोपो और निकोला ये दोनों भाई भाई हैं, और उनकी एक बहन है ल्यूशिया, ठीक है। तो उसमें स्टोरी में क्या है कि ये दोनों इतने डिवोटेड और इतने डेडिकेटेड, स्पेशली रिस्पॉन्सिबल हैं। रिस्पॉन्सिबल इस हिसाब से कि उनकी जो सिस्टर है शी इज़ एल्ड, वो बीमार है, लेकिन वो ट्यूबरकुलोसिस से सफ़र कर रही है, टीबी है उसको, ट्यूबरकुलोसिस है, लेकिन फिर भी ये दोनों छोटे भाई इज़ रिस्पॉन्सिबली टेकिंग केयर ऑफ हिज सिस्टर। सो तो किस तरीके से उनकी मैच्योरिटी दिख रही है उनके इस काम में, ये चीज़ है इस स्टोरी में। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। सो 2 जेंटलमैन ऑफ वेरोना की समरी हम पढ़ेंगे अब। द नैरेटर इज ड्राइविंग थ्रू द फुटहिल्स ऑफ द एल्प्स अलॉन्ग विद हिज कंपेनियन व्हाइल ड्राइविंग ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द वेरोना 2 young boys who sell wild strawberries stop their car. अब वेरोना मैंने बताया एक प्लेस है, तो वेरोना इज़ अ प्लेस एंड नैरेटर जो है वो फुटहिल्स ऑफ द एल्प्स, यानी फुटहिल्स ऑफ द एल्प्स इज़ अ हिल, बेसिकली वी कैन से कि एक हिल है और हिल के नीचे जो बसा हुआ है वो कौन है? वेरोना जगह। और फुट हिल और एल्प्स भी प्लेस का नाम है। ओके, सो देयर इज़ अ प्लेस विच इज़ फुटहिल्स ऑफ एल्प्स एंड वेरोना के पास में ही है वो। वहाँ की खाइयों से, घाटियों से निकल रहे हैं नैरेटर, और नैरेटर ने देखा दैट 2 boys who sells wild strawberry stop their car. जो 2 बच्चे जो कि वाइल्ड स्ट्रॉबेरी बेच रहे थे वो उनकी कार रोकते हैं। दे स्टॉप्ड देयर कार एंड the small boys appear to be quite shabby and the driver is not keen on buying strawberries from them. अब actually में the boys who stopped the car वो थोड़े से shabby, गरीब किस्म के दिख रहे हैं। शैबी नेचर मतलब शैबी मीन्स होता है थोड़े जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए हों, थोड़ा डल हों, तो दे आर लुकिंग शैबी, लेकिन ड्राइवर जो है वो उनसे स्ट्रॉबेरी लेना नहीं चाहता। देन द नैरेटर्स कंपेनियन गेट्स टू नो दैट द बॉयज़ आर ब्रदर्स। तो तभी वो जो नैरेटर के कंपेनियन हैं साथ में, यानी दोस्त हैं नैरेटर के साथ में, वो समझ जाते हैं कि जो बॉयज़ हैं ये भाई हैं। द एल्डर वन एज 13 इज़ निकोला एंड द यंगर ब्रदर एज्ड 12 इज़ जैकोपो। तो वो बताते हैं कि ये 2 बच्चे हैं और दोनों भाई हैं जो 12 और 13 साल के हैं। वन इज़ निकोला एंड सेकेंड वन इज़ जैकोपो। द नैरेटर एंड हिज कंपेनियन buy the biggest basket of strawberry from the boys. Now जो नैरेटर हैं अब
उनके कंपेनियर और नैरेटर ने एक बड़ा सा बास्केट जो है उनसे लिया बॉयज़ से. दे परचेस्ड अ ह्यूज बास्केट ऑफ स्ट्रॉबेरी फ्रॉम द बॉयज़ एंड गो टूवर्ड्स द सिटी. और फिर उसके बाद वो सिटी के लिए गए. द नेक्स्ट मॉर्निंग दे अगेन सी द सेम 2 boys डूइंग द शू शाइनिंग जॉब एंड ऑन बीइंग आस्क्ड दे से दैट दे डू मैनी थिंग्स फॉर अ लिविंग. ओके, सो नेक्स्ट डे व्हाट दे ऑब्जर्व्ड. अब जब वो सिटी के लिए निकल गए स्ट्रॉबेरी लेने के लिए, तो नेक्स्ट डे दे ऑब्जर्व्ड दैट द सेम 2 boys वर डूइंग अ जॉब ऑफ शू शाइनिंग. मतलब वो जूते साफ करने का जॉब कर रहे थे. और जब उनसे पूछा गया कि तुम ये भी काम करते हो, तो दे सेड कि हम लिविंग के लिए यानी जिंदा रहने के लिए, खाने पीने के लिए, वी डू मैनी जॉब्स टू लिव, वी डू मैनी जॉब्स फॉर लिविंग, ये कहते हैं. दे ऑल्सो टेल द नैरेटर दैट हिज कंपेनियन दैट दे कुड work as guides and show the visitors places of interest in that town. और वो ये भी कहते हैं कि his companion that they could work as guides and show the visitors place of interest in the town. और वो ये भी कहते हैं कि इसके साथ साथ में वो गाइड का भी जॉब करते हैं, इन द सेंस कि वो बस ऐसा नहीं कि सिर्फ स्ट्रॉबेरी सेल करते हैं और शू शाइनिंग का जॉब करते हैं. वो कहते हैं कि इसके साथ साथ में हम लोग और भी कई जॉब्स करते हैं. और वो जॉब कौन सा है, हम इसके साथ साथ में करते हैं, इसके साथ साथ में हम करते हैं गाइड का जॉब, जो विजिटर्स को जगह दिखाता है और उसके बारे में बताता है. एंड शो द विजिटर्स प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट इन द टाउन. टाउन में जितने भी जगह हैं घूमने वाले वो दिखाते हैं. सो द नैरेटर आस्क्ड देम टू टेक देम टू जूलियट्स टॉम एंड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ देयर स्टे इन द टाउन द 2 young boys turn out to be very helpful to the visitors. और फिर वो कहते हैं कि ठीक है, तो तुम हमें जूलियट्स टूम ले चलो. और वहाँ पर जो है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ देयर स्टे इन द टाउन द 2 young boys turn out to be very helpful to the visitors. और उसी टाइम पे वो जो दोनों बच्चे थे वो उसने बहुत हेल्प की उनकी, और उनको लेकर के जूलियट्स टॉम में घुमाने के लिए गया. और विजिटर्स जो वहाँ पर थे उनकी भी बहुत बीच बीच में हेल्प कर रहे थे. Then the boys are found with a bundle of unsold newspapers and are ready to sell them when the last bus arrived one night. और फिर वहीं पर क्या हुआ कि एक रात जब एक बस आई तो वहाँ पर उन दोनों बच्चों को न्यूज़पेपर भी बेचते हुए देखा गया. तो द नैरेटर देन टॉक्स टू देम एंड आस्क्ड देम व्हाई दे आर वर्किंग सो हार्ड. तो उनसे वो कहता है कि आप मुझे ये बताओ, उन बच्चों से वो नैरेटर पूछता है, टेल मी वन थिंग बॉयज़ दैट व्हाई आर यू वर्किंग सो हार्ड. क्यों इतना ज़्यादा वर्क कर रहे हो. न्यूज़पेपर, यू आर ऑल्सो सेलिंग न्यूज़पेपर, यू आर ऑल्सो सेलिंग स्ट्रॉबेरीज, यू आर ऑल्सो डूइंग द जॉब ऑफ शाइनिंग शू, यू आर ऑल्सो वर्किंग एज अ गाइड. ये सारे जॉब्स क्यों कर रहे हैं. ओके, तो वो बताता है दैट he also told them that they seemed to fetch sufficient money, so why were they not spending anything on clothes and food. Nicola tells him that they had something in their minds but he does not elaborate. तो वो कहते हैं कि एक्चुअली अगर तुम लोग ये सारे काम कर भी रहे हो तो यू आर हैविंग सफिशिएंट मनी, बहुत सारे पैसे कमा लेते हो, लेकिन तुम लोग अपने लिए कपड़े और खाना भी नहीं खरीद रहे हो. तो फिर किस बात की कमाई. मतलब इफ़ यू आर अर्निंग दैट मच मनी तो कपड़े क्यों नहीं ढंग के पहनते. तो निकोला टेल्स हिम दैट दे हैड समथिंग इन देयर माइंड्स बट ही डज नॉट एलेबोरेट. तो निकोला यानी जो दूसरा भाई है वो बताता है कि मेरे पास कुछ, हम लोगों के दिमाग में है कुछ, इसीलिए वी आर डूइंग दिस. मतलब हमारे पास दिमाग में कुछ है, रीज़न, वी हैव अ रीज़न, इसलिए हम लोग ऐसा कर रहे हैं, पर हम वो आपको बताना नहीं चाहते. तो जैकोपो देन रिक्वेस्टेड द नैरेटर टू ड्रॉप देम इन हिज कार टू द विलेज पोलेंटा दैट इज़ अराउंड 30 किलोमीटर्स अवे. तो जैकोपो जबकि उनसे रिक्वेस्ट करता है कि हम आपको ये तो नहीं बताना चाहते कि हम क्यों कर रहे हैं इतना हार्ड वर्क, लेकिन विल यू प्लीज़ ड्रॉप अस टू द विलेज पोलेंटा, लेकिन क्या आप पोलेंटा विलेज में हमें ड्रॉप कर देंगे. तो ही रिक्वेस्ट हिम एंड सेज दैट इट वुड बी अ ग्रेट फेवर. वो ऐसा कहता है कि ये बहुत बड़ा फेवर होगा अगर आप ऐसा कर देते हैं तो. ऑल्दो निकोला डज नॉट लाइक द फैक्ट दैट हिज ब्रदर इज ट्रबलिंग द नैरेटर. तो निकोला को थोड़ा सा ऐसा लगा कि उसका जो भाई है यानी जैकोपो, जिसने बोला है कि आप मुझे रोक दीजिए, वहाँ पर ड्रॉप कर दीजिए,
तो उसको ऐसा लगा दैट दे होप दे आर नॉट ट्रबलिंग द नैरेटर, इससे नैरेटर को परेशानी नहीं होगी अगर वो वहाँ पर उसे ड्रॉप करने जाता है देन. बट द नैरेटर ग्लैडली अग्रीज टू हेल्प द बॉयज विथ रीचिंग दैट प्लेस. बट नैरेटर अग्रीड टू इट, नैरेटर जो है वो उनकी बात मान जाता है. एंड ही सेड दैट yes, I will drop you, we will drop you to your village Polenta. So the next afternoon he along with his companion drives to the village. After dropping them, the small boys enter a large red roofed villa which is actually a hospital. अब जब ये ड्रॉप करते हैं तो स्मॉल बॉयज एंटर अ रेड रूफ्ड विला. जब उनको उस जगह पर पोलेंटा में ड्रॉप कर दिया जाता है तो नैरेटर देखता है दैट दे आर एंटरिंग अ विला, एक विला में जा रहे हैं जिसकी रेड रूफ है, छत उसकी रेड है. ओके तो उसमें जा रहे हैं विच इज़ एक्चुअली अ हॉस्पिटल, जो कि एक हॉस्पिटल है. और द नैरेटर हेजिटेट्स टू एंटर द हॉस्पिटल रूम. ही ट्राइज टू फाइंड आउट फ्रॉम द नर्स अबाउट द गर्ल इन द हॉस्पिटल एंड द बॉयज़. अब नैरेटर को थोड़ा सा हेजिटेशन यानी संकोच जिसे कहते हैं, हेजिटेशन मीन्स होता है संकोच. तो द नैरेटर इज क्वाइट हेजिटेटेड दैट टाइम दैट शुड आई गो इनसाइड, मुझे जाना चाहिए अंदर या नहीं जाना चाहिए. तो नैरेटर वॉज क्वाइट हेजिटेटेड एट दैट टाइम और हॉस्पिटल में वो नहीं जाना चाहता. बट ही ट्राई टू फाइंड आउट अबाउट द ट्रूथ कि वो सच्चाई है क्या. ही इज़ इंटरेस्टेड टू नो द रीज़न, ही इज़ इंटरेस्टेड टू नो द फैक्ट. तो इसलिए वो वहाँ पर जो बॉयज़ की गर्ल में नर्स है तो ही आस्क्ड नर्स दैट व्हाट दे बॉयज़ आर डूइंग हियर एंड हु इज शी. एक वहाँ पर लड़की है, वो कौन है. तो लेटर द नर्स टेल्स हिम दैट द लूशिया इज द सिस्टर ऑफ दीज टू बॉयज एंड इज सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस. शी ऑल्सो मेंशंस दैट अ बॉम्ब डिस्ट्रॉयड देयर होम ड्यूरिंग द वॉर. अब जैसे ये बात पूछी जाती है नर्स से तो नर्स बताती है दैट यस, लूशिया जो है वो सिस्टर है इन दोनों बच्चों की. एंड दीज टू बॉयज़ जो है इनकी सिस्टर है लूशिया. और ये जो लूशिया है इज सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस, उसको टीबी है, ट्यूबरकुलोसिस है. शी ऑल्सो मेंशंस दैट अ बॉम्ब डिस्ट्रॉयड देयर होम ड्यूरिंग द वॉर. वो ये भी बात बताती है कि शी इज सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस, टीबी है उसको. और उसके साथ साथ में इनका जो घर था वो एक वॉर में एक बॉम्ब ब्लास्ट हो गया, वहाँ पे एक युद्ध हुआ था, वहाँ पर बॉम्ब पड़ा तो उनका घर भी तबाह हो गया. एंड इवन देयर फादर अ विडोअर हैड गॉट किल्ड ड्यूरिंग द अर्ली पार्ट ऑफ द वॉर. और जबकि उनके जो फादर थे जो कि पहले से ही विडोअर थे, विडोअर मीन्स क्या हुआ, उनकी मदर नहीं थी तो वो विधवर थे, विदुर जिसको कहते हैं हिंदी में. तो एंड इवन देयर फादर वॉज अ विडोअर, जो कि एक विडोअर थे, हैड गॉट किल्ड ड्यूरिंग द अर्ली पार्ट ऑफ द वॉर. उनको भी ना वॉर जब चल रही थी, युद्ध चल रही थी, तो शुरुआती टाइम पे मार दिया गया. तो when he died, his 3 children were left to starve. और जैसे ही उनकी डेथ हुई तो उनके तीनों बच्चे जो है वो भूख से मरने के लिए, तड़पने के लिए छूट गए, ठीक है, रह गए. फिर क्या हुआ, What happened next? So now अभी तक क्या हुआ कि उन्होंने स्टोरी बताई कि the girl who is inside is a sister of these 2 boys. इन दोनों बॉयज़ की सिस्टर है. एंड शी इज़ सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस, वो ट्यूबरकुलोसिस से सफ़र कर रही है. उनके जो फादर थे उनकी भी डेथ हो गई है, वो वॉर पे मारे गए हैं. और उसके साथ साथ में उनकी डेथ, उनकी मम्मा तो पहले ही उनकी डेथ हो गई थी, फिर उसके बाद उनके फादर की डेथ हुई है. व्हेन ही डाइड हिज 3 चिल्ड्रन वर लेफ्ट टू स्टार्व. और ये लोग भूख से मरने के लिए, बिलखने के लिए, स्टार्व मीन्स भूख से मरने के लिए यहाँ पर हैं. शी टोल्ड द नैरेटर दैट द बॉयज ऑल्सो स्टार्टेड हेटिंग द जर्मन्स हु केम टू रूल द सिटी एंड इवन बिकेम अ पार्ट ऑफ द रेजिस्टेंस मूवमेंट. उसने ये भी बताया कि ये जो बॉयज़ हैं अलॉन्ग विथ रिस्पॉन्सिबल, ये रिस्पॉन्सिबल तो हैं लेकिन साथ में दे आर वेरी ब्रेव, बिकॉज इन्होंने किस चीज़ में पार्ट लिया था, रेजिस्टेंस मूवमेंट, जो कि जर्मन्स को भगाने के लिए, सिटी को रूल करने के लिए जब जर्मन्स आए थे तो उनको भगाने के लिए जो मूवमेंट चलाया गया था. दे ऑल्सो वर्कड एंड दे ऑल्सो प्रोटेस्टेड the ruling of Germans. They also helped a lot in resistance movement. Once the war was over, Lucia got afflicted with tuberculosis and the boys had to admit her to the hospital. तो उसने बताया कि ये लोग वॉर का हिस्सा थे, रेजिस्टेंस मूवमेंट में इन्होंने पार्ट लिया था. दे आर वेरी ब्रेव, दे आर वेरी रिस्पॉन्सिबल. मगर फिर क्या हुआ कि बीच में इनकी जो सिस्टर है
उसको एक अटैक में, मतलब उसको क्या हुआ, ट्यूबरकुलोसिस से अफ्लिक्टेड हो गई, यानी उसको टीबी हो गया. एंड देन द बॉयज़ हैड टू एडमिट हर टू द हॉस्पिटल. और उसके बाद जो बॉयज़ हैं उन्हें उसकी सिस्टर को हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा. सो दे हैव बीन ट्राइंग देयर बेस्ट टू मेक द पेमेंट्स रेगुलरली टू द हॉस्पिटल. और अब वो क्या करते हैं, दे आर डूइंग एवरीथिंग इन ऑर्डर टू अर्न मनी. वो बहुत सारी चीज़ें कर रहे हैं, किस लिए, ताकि वो पैसे कमा सकें, एंड टू पे द बिल ऑफ हर सिस्टर, टू पे द बिल ऑफ देयर सिस्टर, और अपनी जो सिस्टर है उसका बिल पे कर सकें. द नैरेटर वेटेड आउटसाइड द रूम. ही डिड नॉट से एनीथिंग टू द बॉयज़ ऑन देयर वे back in order to give the impression that they did not know about their secret. और जबकि नैरेटर जैसे ही वहाँ से बाहर आए, सब सच्चाई उन्हें पता चली, बट ही डज नॉट वॉन्टेड टू, ही डिडंट वॉन्ट टू शो दैम ऑफ कि हाँ उन्हें सब कुछ पता चल गया है. द नैरेटर वेटेड आउटसाइड द रूम, बाहर रहे और वेट किया. ही डिड नॉट से एनीथिंग टू द बॉयज़. वो बॉयज़ से एक वर्ड भी नहीं बोले जब नर्स ने उन्हें सारी सच्चाई बताई. उसके बाद भी ही डिड नॉट से एनीथिंग टू द बॉयज़ ऑन देयर वे बैक इन ऑर्डर टू गिव द इम्प्रेशन दैट दे डिड नॉट नो अबाउट देयर सीक्रेट. जबकि उन्होंने ऐसे इम्प्रेशंस वहाँ पे बना के रखे, ऐसे बिहेव किया कि उन्हें उन दोनों बच्चों के सीक्रेट के बारे में कुछ भी नहीं पता है. सो दिस वॉज द ब्यूटिफुल स्टोरी विच at the end depicted that how responsible and how loving and caring were the boys. कितने ज़्यादा वो responsible थे. So ये एक स्टोरी थी and it was a beautiful lovely story. So at the end of this session, I would like to assemble you all that आप लोगों को you have to learn the word meanings given in your textbook. Also keep reading once the story from your textbook. This will definitely help you to understand the entire स्टोरी इन अ बेटर वे. और उससे क्या होगा कि अगर आपको स्टोरी ज़्यादा अच्छे समझ में आ जाएगी तो बाद में आपको यू डू नॉट नीड टू क्रैम अप द क्वेश्चन आंसर्स. तो ज़्यादा क्रैम अप नहीं करना पड़ेगा. इट वुड बी बेनिफिशियल टू यू गाइज. ओके, थैंक यू सो मच. गुड लक.